धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसाफ सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सीते साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सीते साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी कल। मैं थोड़ा सा, मुझे किसी ने बोला कि यार कुछ बोला गया है सही गलत, तो आप ध्यान दो जरा एक बार। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो बात है सतगुरु के वचनों की। सतगुरु के वचन, संतोष बहन, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु के वचनों की बात है साहब। और संदीप जी, आपका भी स्वागत है भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी साथी सेवादार जुड़ते हैं सबका स्वागत है। लेकिन चलिए, एक भजन है, उसके बाद शुरू करते हैं चीज़ों को, बात करेंगे। तब तक धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही विनती है। पल पल छिन छिन रह जाने तुम्हारे
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कैसे हैं मालिक के पैरों आप सारे। तो चलिए अब बात करते हैं। मेरे पास एक सेवादार का कॉल आया, उसने कहा कि यार भाई जी देखना ज़रा, कुछ बोला गया है जो पिताजी के वचनों को कैसे व्यंग्यात्मक तरीके से कहा जा रहा है, यानी कि मजाक उड़ाया जा रहा है एक तरीके से। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैंने देखा तो मैं खुद हैरान था साहब। तो एक कभी कोई लाइव प्रोग्राम था, उसमें ये कहा गया कि जब MSG कंपनी का गठन हो रहा था तो पिताजी ने कहा कि भाई जो भी इसमें पैसा लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, और 1-1.5 साल में कंपनी कहाँ तक पहुँचेगी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कहीं तो पहुँचेगी साहब। और वो कंपनी 1.5 साल बाद बंद होने के कगार पे आ गई। और जबकि आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि MSG जो ब्रांड है वो अपने आप में एक बहुत मजबूत ब्रांड है, और पिताजी के रहमत से आज भी ठीक ठाक चल रहा है। लोगों ने इन्वेस्ट किया पैसा, लोगों की दुकान चली नहीं चली वो एक अलग विषय रहा। लेकिन जब बात पिताजी के वचनों की आती है कि भाई पिताजी ने वचन किए कि भाई लगभग 1-1.5 साल में कंपनी बहुत आगे जाएगी, या बहुत पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी, आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात की। अब कंपनी अगर बंद होने के कगार पे, तो इसको भी इस तरीके व्यंग्यात्मक तरीके कहा जा रहा है कि लोगों ने ऐसा सोचा कि वो कंपनी का जो ऑफिस है वाइट हाउस के बराबर। वाइट हाउस वो अमेरिकन राष्ट्रपति के रहने की जगह है, जहाँ पर अमेरिका का जो राष्ट्रपति है साहब वो वहाँ रहते हैं। तो अब आप ये देखिए कि व्यंग कितना ज़बरदस्त है कि लोगों ने सोचा कि उसका जो ऑफिस है MSG का ब्रांडिंग है जो कहाँ होगी, वाइट हाउस के बराबर में ऑफिस खुल जाएगा, लोगों ने सोचा। अगर हम इस मानसिकता की बात को अगर समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, और सीधे साहब आप अक्सर कहते हैं क्रिटिसाइज़ करता है विजेंद्र हमेशा FVV के प्रोग्राम्स को या उनके बात कही गई बात को। मैं एक्चुअली रिएक्ट करता हूँ चीज़ों पर, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। ये आलोचना नहीं है, ये जो बात कही गई है उस बात को समझ करके कि उसमें क्या सही और क्या गलत है। जो गलत बात हैं, चीज़ें हैं, वो आपको सही तो आप सारी समझ रहे हैं साहब, गलत को भी सही समझ रहे हैं, लेकिन गलत को गलत करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग चीज़ों को समझा करें। अगर कोई पिताजी का मखौल उड़ा रहा है साहब, ये मखौल उड़ाना होता है बहुत कि पिताजी ने वचन किया कि बेटा 1-1.5 साल बाद कंपनी पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी, और फिर ये कहा जाए कि सेवादारों को लगा कि वाइट हाउस के बराबर में एक ऑफिस खुल जाएगा MSG का। तो ये एक बड़ी हैरानीजनक बात है कि आप लोग पता नहीं ध्यान देते हैं या नहीं देते, या सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं। चलिए अलग बात है, लेकिन मेरा आपसे बार बार निवेदन है कि प्लीज़ आप सब चीज़ों को समझ के रिएक्ट किया कीजिए। गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता रखिए। फॉलोवर होना अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंड फॉलोवर होना बहुत गलत बात है। वो आपके हित में भी नहीं और उसके हित में भी नहीं जिसके आप ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं। पिताजी अक्सर कहा करते कि अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में धक्कम धकेला। साहब आज स्थिति वही है। हम अपने पूज्य हजूर पिताजी को छोड़ करके मुझ जैसे किसी आदमी की बात सुन करके ये आकलन करते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, जबकि खुद मुख्तियार बताया पिताजी ने हम सबको कि हम खुद मुख्तियार हैं। लेकिन हम कितने खुद मुख्तियार हैं आप और हम खूब अच्छे समझ रहे हैं। किसी ने कहा कि सब कुछ गलत है गलत है गलत है, पहले तो हम इतने मजबूत हो गए कि हम घरों में बैठ गए, जैसे 25 अगस्त 2017 के बाद छुप गए सभी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता हम सब बाहर आने लगे। कभी आपने सोचा कि आप छुपे क्यों थे घर में? फिर कभी आपने सोचा कि आप बाहर क्यों आ गए? फिर आपने अभी ये सोचा कि आप किसके कहने पर चल रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं और सवालों में ही जवाब हैं। अगर आप खोजना चाहेंगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं खोजना चाहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको बार बार यही समझाया जाए कि भाई एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें पिताजी को मारने की साजिश की गई है, तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है, बिल्कुल खुले दिमाग से सुनिएगा और सोचिएगा इस बात को। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, सभी से कहते हैं यार तुम कैसे बंदे हो, पिताजी को मारने की साजिश हो, तुम उन्हीं के साथ खड़े हो जो मारना चाहते हैं पिताजी को। पिताजी ने अक्सर सत्संगों में कहा कि एडा बड़ा कसम केडा जे मगर चरित्र ना जाने, ओदे घर विच वही वस सकती जो सब चतराइयाँ भूल जावे। या तो हम ये मान लें कि जो पिताजी कह रहे हैं वो सारी गलत थी। अगर पिताजी सही कह रहे थे तो वो इतना भोला थोड़ी है। जो वालिद ओझान जी ने सब कुछ बनाया, क्या वो इतना भोला है कि सब कुछ उसने कह दिया ठीक है जो तुम कर रहे हो, सब काला सफेद सब तुम्हारा। लेकिन जो आज की स्थिति है साथ संगत जी, मेरा आप सबसे निवेदन है, आप उस 150 पेज की कहिए अपने साथियों को भाई आप 150 पेज की PDF बनाएं और जो मांगे इंडिविजुअली उसको दें, और वो आकलन करे किसी वकील के साथ बैठ करके।
डॉक्टर के साथ नहीं बैठना है साहब, वकील के साथ बैठ करके आकलन करे और कहे, पूछे उसको वकील साहब को, वकील साहब ये हाई प्रोफाइल एक मुकदमा रहा और जिसकी डेट्स सीबीआई कोर्ट में हफ्ते में 3-3, 4-4 भी लगी हैं, हफ्ते में 1 भी लगी है, हफ्ते में 6 दिन भी लगे हैं लगातार। क्योंकि ये भी सिर्फ इसलिए पता है कि मैं जल्दी जल्दी डेट्स लगी हैं कि हम सब ने सत्य रक्षा की जो नाम चर्चाएँ होती थी वो सब ने एक साथ सुनी है बैठ करके हमने। और पिताजी की दया मेरे से कई बार तो सड़कों पे खड़े होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पिताजी काफिला आएगा, लेकिन खड़े वहाँ से नहीं दूसरे रास्ते चला गया। ये सब सिक्योरिटी पर्पज से हो रहा था। काफिले की सेवा बोलते थे उस टाइम, काफिले की सिक्योरिटी में खड़े हैं साहब। आप किसी वकील को मिलिएगा उस पीडीएफ रिपोर्ट के साथ और पूछिएगा कि क्या ऐसा संभव है कि ये एक आध्यात्मिक गुरु हैं और इनको एक सत्संग करने के लिए छुट्टी चाहिए कोर्ट से, तो क्या मिलेगी छुट्टी या मेडिकल ग्राउंड। और ये पूछेगा जिस अपराधी को, देखिए आप पिताजी कह करके बात मत कीजिए, क्योंकि आप लोग भावनाओं से बंधे हुए लोग हैं, मैं भी भावनाओं से बंधा हुआ हूँ। और मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा इस बात को कहने में, क्योंकि थोड़ी कड़वी है साहब। कई बार ना बुखार उतारने के लिए ना कुनैन देनी पड़ती है, कुनैन बहुत कड़वी होती है, उसमें लेप लगा होता है चीनी का, जो हमें बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए मजबूर करता है। पहला सवाल पूछिएगा अपने वकील साहब को कि वकील साहब एक हाई प्रोफाइल कैदी है जिसकी रोज़ डेट लग रही है, अगर उसे छुट्टी राहत चाहिए न्यायालय में जाने से तो कैसे मिलेगी? पहला सवाल पूछिएगा। सीते साहब लिख के रख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, शाम को आपके प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे बहुत सारे साथी जो लाइव आते हैं उनसे पूछ लीजिएगा आपकी अगर कोर्ट से राहत लेनी है तो किस कंडीशन पर राहत मिलेगी? क्या सत्संग करने के नाम पर राहत मिलेगी? भाई आप उनके साथ लाइव में बात करो, सब पता लग जाएगा। रोहित भाई किससे बात करनी, मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी से बात करने की, क्योंकि यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ किसी को नीचा या ऊंचा दिखाने के लिए नहीं हूँ। डे 1 से फ़र्क क्या पड़ गया बता रहा हूँ देखो आपको। डे 1 से जब से पिताजी गए 28 तारीख को पहली बार एक सहारा समय करके टीवी उस पर रहा, फिर उसके बाद 40-45 दिन एक चैनल था टीवी पे प्रतिनिधि, उस पर चुपचाप गूंगे बन के बैठे थे कि सब पिताजी सिखवा रहे थे कि कैसे कैसे बात करनी है, क्योंकि जितना अभी बोल पा रहा हूँ उतना नहीं आता था बोलना भी। फिर धीरे धीरे प्रतिनिधि जाते रहे, सीखा समझा चीज़ों को। जिस दिन प्रतिनिधि बंद हुआ उसी दिन से डेरे का सच नाम का एक फेसबुक पेज बनाया, 1.5 साल 2 साल उस पर चले। फिर उसके बाद जब रिपोर्ट होने लगा बार बार तो फिर हमने उसका नाम दूसरा पेज बनाया, सच की राह, जिस पर अभी आप लाइव देख रहे हैं। हमारा जो मकसद है, जो इस सच की राह का जो मकसद है वो बहुत क्लियर कट है साहब। साथ संगत को एकजुट रखने की कोशिश है, साथ संगत को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। जो नाम चर्चाओं में आए, डेरे पर विश्वास रहे, पूज्य हजूर पिताजी की जात पर भरोसा रखे कि वो खुदा है। बात करो सारी संगत के सामने। एक बात बताएं रोहित जी, उनका अपना प्लेटफॉर्म है, वो करें जो उनको करना है। ये पूज्य हजूर पिताजी की दया में रहमत से सच की राह परिवार एक छोटा सा परिवार, इसमें काफ़ी सारे सेवादार हैं। हम सब मिलकर के चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बात आ रही है डेरा सच्चा सौदा की मर्यादा को तहस नहस करने की। जिस बात को आप कह रहे हो बात करो, आप बात करने की बात करने से मैं साथ चलाऊँ उनके। चौहान साहब भी आ गए, चौहान साहब बता देंगे आपको कि हम दिल्ली से बठिंडा कितने चक्कर लगाए हमने बहन वीरपाल कौर से मिलने के लिए, या डॉक्टर मोहित से मिलने के लिए सिरसा कितने चक्कर लगाए, सब जानते हैं हमारे साथी सेवादार। या ये लोग कितनी बार हम लोगों से मिले, सबको पता है, छुपाया कुछ नहीं है। तो आप बात करने की बात कर रहे हैं भाई, हम तो साथ चले हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि साथी गलत है या सही है तो वो आपका निर्णय है कि आप कितने वक्त चल पाएंगे या कितने वक्त नहीं चल पाएंगे। चौहान साहब गलत कह रहा हूँ तो आप बोल दीजिएगा कि शायद हम नहीं मिले हों कभी, कि हम लोग मिले हैं या नहीं मिले इन लोगों के साथ, इनके साथ चलने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे लगा कि चीज़ें विरोधाभासी हैं तो छोड़ दिया साथ को। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको सही लग रही है साहब मुझे भी सही लगनी चाहिए। मेरे नज़रिए से कुछ चीज़ गलत है तो साहब वो गलत है, ये मेरा अपना नज़रिया है, ये मेरा तरीका है सोचने का, समझने का, देखने का। वही बात है साहब, जैसे भी ये एक छोटी सी बोतल पड़ी है, आप कोई कहे कि यार ये तो इतनी भरी है बाकी सारी खाली है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं यार नीचे तली में है इसमें, यानी कि गिलास आधा भरा है आधा खाली है। ये सिर्फ आपका नज़रिया है कि आप कैसे
ग्लास को देख रहे हैं पानी को कि पानी उसमें है या नहीं है, ये सिर्फ आप देख रहे हैं सर। तो मेरा आपसे निवेदन है कि किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, किसको आपने सुनना है, किसको नहीं सुनना है, ये आपका अपना निजी मसला है। मुझे लगता है कि मुझे नहीं बात करनी चाहिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ बात। जिस दिन मुझे लगेगा बात करनी चाहिए बात, थोड़ा सा मैं साथ चल के भी देख लिया मैंने, तो क्या हो सकता है मुझसे बेहतर आपको नहीं पता है। लेकिन हाँ, और रही बात आपकी, तो भाई रोहित कह रहे हैं कि भाई अगर डिबेट में आपकी बात में ज़्यादा दम हुआ तो अच्छा ही है, अगर वो झूठे हुए तो उनका प्लेटफॉर्म कोलैप्स हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी का कोलैप्स नहीं हो रहा। कि यहाँ तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, कुछ तो मूर्ख हैं, कुछ बहुत ही मूर्ख। जब हम सदगुरु की बात नहीं समझ पाए तो मेरी और रोहित की बात सुनकर के समझ के क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारा जो मकसद है, हमारी जो मनसा है, हमारी जो मानसिकता है, जब हम पिताजी को नहीं सुन पाए साहब तो और सुनेंगे किसको? तो मेरा आप सबसे निवेदन है साथ संगत जी, इस लफड़े में मत पड़ो कि किसको कौन किसके साथ बैठ के डिबेट करेगा। एक संदीप पात्रा बन जाएगा तो एक कोई और बन जाएगा। एक मिनट रुकिएगा ज़रा, कोई डिस्टर्ब कर रहा है शायद, एक मिनट रुकिए। राजेंद्र प्रताप, राजेंद्र जी, यार नाम बोलो पूरा ना। क्योंकि जिसने पिताजी को सुनना है साहब वो पिताजी को सुनेंगे, और पिताजी की सुन के भी हम नहीं मान रहे हैं। और जो पिताजी का मखौल उड़ा रहे हैं, रोहित भाई आपने शायद थोड़ा लेट जुड़े हैं यहाँ पर भी। कल की ही बात है, किसी का कॉल आया कि भाई जी ऐसे ऐसे बोला गया है थोड़ा सा कि पिताजी के वचनों का उपहास उड़ाया गया है। मैंने कहा देखूँ जरा क्या है। तो मैंने सुना कल का छोटा सा प्रोग्राम, शुरू में ही सुना, मैंने बंद कर दिया। पहले 1.5 मिनट या 1 मिनट के अंदर की बात है। उसमें कहा गया कि पिताजी ने वचन किया कि भाई एक कंपनी खुल रही है MSG, जो उसमें पैसा लगाना चाहे लगा ले, वो 1-1.5 साल बाद कंपनी कहाँ पहुँचेगी आपको नहीं पता, यानी कि बुलंदियों पे पहुँचेगी। फिर 1-1.5 साल में कंपनी बंद होने का कगार पे आ गई। लोगों ने सोचा, ये वर्डिंग बता रहा हूँ साहब, ऐसी वर्डिंग है, लोगों ने सोचा कि उसका ऑफिस व्हाइट हाउस के बराबर में खुल जाएगा। नहीं, पिताजी ने कहा कि कंपनी कहाँ पहुँचेगी, पिताजी ने कहा कि कंपनी कहाँ पहुँचेगी आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात की। तो लोगों ने सोचा साहब कि कंपनी तो व्हाइट हाउस के बराबर में ऑफिस खोलेगी अपना। व्हाइट हाउस बोले तो अमेरिका के राष्ट्रपति के रहने की जगह है साहब। जैसे हमारे यहाँ संसद भवन है ना, जहाँ हमारे राष्ट्रपति साहब रहते हैं, उसके बराबर में राजभवन है। तो ऐसे ही व्हाइट हाउस के बराबर में एक ऑफिस खुल जाएगा MSG का, और MSG 1-1.5 साल बाद बंद होने के कगार पे आ गई। तो हम क्या कह रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या सुनना चाहते हैं? और आप अगर ये कहें रोहित भाई कि मुझे उनके साथ डिबेट कर लेना चाहिए, तो मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे डिबेट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कोई मसला तो हो किस बात पे डिबेट करेंगे। मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कहा कि भाई 150 पेज की एक मेडिकल रिपोर्ट है आपके पास। मैंने कहा ठीक है, आप उसको आप अपने पास मंगा लीजिए, सब अपने अपने पास मंगा लीजिए साहब, कि हमें वो मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। हम भी देखना चाहते हैं पिताजी को कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हैं। और फिर उस रिपोर्ट को लेकर के बैठिएगा, अपने किसी वकील, समझदार वकील के पास बैठिए और कहिएगा कि एक हाई प्रोफाइल मुकदमा है जिसमें रोज़ डेट्स लगती हैं, और डेट की दूरी जो आरोपी है उसके घर से जो उसकी दूरी है लगभग 250 किलोमीटर। सिरसा से चंडीगढ़ की दूरी लगभग 250-250 किलोमीटर है। रोज़ आना जाना है। आप कर रहा हूँ जागरूक। रोहित भाई सुनो थोड़ा सा ना, मैं बोलूँ कंप्लीट करना, थोड़ा सा फिर बात कर लेते हैं। 250 किलोमीटर जाना पड़ता है डेली, और अब राहत चाहिए, राहत चाहिए। तो किस आधार पर राहत मिल सकती है?
किस आधार पर आने जाने में छूट मिल सकती है, कोई वजह तो हो। तो वकील साहब के साथ जब आप बैठेंगे ना, क्यों मुझे कहना ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग लास्ट वाले संडे को मिलते हैं साहब। मैंने कहा कि हम लास्ट संडे को मिलेंगे इस बार सिरसा। परसों भी कहा था मैंने, आज फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, कि जिन लोगों को लगता है, जिन साथियों सेवादारों को लगता है कि मैनेजमेंट में लोग नहीं मिलने देते हैं या डरते हैं, बहुत बड़ा बुरा माहौल सा है, तो आप किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। शास्त्र नाम जी धाम आइए साहब, नाम चर्चा से 1 घंटे पहले मिलेंगे हम लोग, और जो साथी रहेंगे नाम चर्चा के बाद भी कोशिश करेंगे मिलने की, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट सिर्फ हमसे मिलने के लिए नहीं बैठा है। मैनेजमेंट कमेटी के पास, या कहें कि एडम ब्लॉक में बैठे हुए सेवादारों बहनों के पास लिमिटेड वक्त है, बहुत सारे हज़ारों में सेवादार आते हैं मिलने के लिए उनसे। तो जितना वक्त हमारे पास होगा, 10 मिनट, 5 मिनट, घंटा, आधा घंटा, जो भी मिलेगा हमें बात करने के लिए, हम आप सबको लेकर के बैठ के बात करने को तैयार हैं कि भाई ये सेवादार हैं, इनके बहुत सारे सवाल हैं जो इनके मन में मेरे द्वारा डाले गए हैं या किसी और के द्वारा डाले गए हैं, मैं किसी और का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी के भी द्वारा डाले गए हैं। तो इनको कुछ एक, ये संगत है, इनका अधिकार है आपसे बात करने को, तो आप इनसे बात करके इन्हें संतुष्ट करें। तो जो भी साथी सेवादार चाहते हैं इस तरीके से, तो वो अंतिम रविवार, ध्यान रखिएगा, महीने का जो आखिरी रविवार है उस दिन चलेंगे साहब, और डेरे मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई कोई घुसने नहीं देता है, तो भी देखते हैं क्या होता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है शास्त्र जी, बहकावे में ना आया कि डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। डिबेट को हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बमबारी थोड़ी हो रही है कि जो डिबेट करनी है कि एक तरफ जनरल साहब को बैठा लो, एक तरफ कर्नल साहब को बैठा लो, एक तरफ पत्रकार बैठा लो, एक तरफ पार्टी के प्रवक्ता बैठा लो, ऐसा कुछ नहीं है। सच और झूठ की लड़ाई है साथ संगत जी। कोशिश में तो मैं ये भी हूँ कि आप सबकी मुलाकात भी एक ओपन तरीके से माता जी के या परिवार के साथ हो, जिसमें आप सबको ये पता लगे कि भाई जो चिट्ठी आ रही है, जो आपको भ्रमित कर रहे हैं लोग कि भाई ये चिट्ठी असली है नकली है, हम भी भ्रमित थे साहब। हमें भी लोगों ने बहुत सिग्नेचर, किसी ने स्टाम्प पेपर भेजा, किसी ने कुछ भेजा कि देखो ये मैच नहीं कर रहा है। तो हम भी साहब एक आकलन पे पहुँचे, एक निष्कर्ष पे पहुँचे। अपने आप भी करके देख लीजिएगा, अगर आपको अपना बहुत खूबसूरत से सिग्नेचर पे बहुत बड़ा गुमान है ना, तो आप एक ब्लैंक पेपर लीजिएगा, ये A4 साइज़ का, ये वाला पेपर लीजिएगा वाइट, बिल्कुल एकदम कोरा कागज ले लीजिएगा, और अभी ले लीजिएगा साथ समय जी, और 20 सिग्नेचर कीजिएगा अपने, और 20 में आपको बहुत बड़े स्तर पे आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे। पेन बदल लीजिएगा साहब, पेन बदलने से राइटिंग का स्टाइल भी बदल जाएगा थोड़ा सा, फॉन्ट के मोटे पतले का भी फ़र्क पड़ जाएगा आपको। आप करके देखिएगा। जो लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, पहले समझ में नहीं आया साहब, लेकिन धीरे धीरे जब आप सोचते हैं, या जिस प्रकार की सोच पर आप रोज़ डिपेंड हो जाते हैं ना साहब, आपका दिमाग उसी तरीके से काम करता है। क्योंकि दुनिया की जो सबसे खूबसूरत चीज़ बनाई है ना ईश्वर ने, वो ये दिमाग है हमारा, और दिमाग वही चीज़ें क्रिएट करता है जो आप देखते हैं। जो चीज़ आपने नहीं देखी ना साहब, वो आपको सपने में भी नहीं आएगी। जिस चीज़ के बारे में आपने नहीं सुना है कभी, वो चीज़ आपको सपने में कभी आएगी नहीं। जिस चीज़ को आपने इमेजिन किया है या किसी ने इमेजिन कराया है आपको, क्योंकि जब हम छोटे बचपन में, बहुत छोटे बच्चे थे ना साहब, हमने भगवान कैसा देखा, भगवान ऐसे होता है, हाथ में गदा होता है हनुमान जी की तरह। हमने भगवान देखा एक बांसुरी बजाता हुआ, बहुत खूबसूरत सा सांवला सलोना सा कृष्ण कन्हैया दिखाई देता है। एक बहुत महान योद्धा के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में, धनुष बाण के रूप में दिखाई देते हैं। साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी अर्धांगिनी माता सीता दिखाई देती है। जब आप रात को सोते हैं सपने में, तो आपको हनुमान जी और रामचंद्र जी, कृष्ण जी सब दिखाई देते हैं साहब। भक्ति आराधना करते तो उनके जैसे दिखाई देते हैं लोग, क्योंकि इमेजिनेशन है साहब हमारी। फिर पिताजी ने हमें नाम शब्द गुरु मंत्र दिया, उन्होंने कहा कि ईश्वर कैसा होता है। तो हमने जब भक्ति इबादत की, सपने देखे साहब, किसी ने खुली आँख से देखे, किसी ने खुली बंद आँखों से देखे, किसी ने जागते हुए देखे, किसी ने सोते हुए देखे साहब। तो उसे उसके देह स्वरूप में दर्शन होते थे अंदर भी। किसी को लाइट के रूप में हुए, किसी को पूज्य हजूर पिताजी के रूप में। तो इमेजिनेशन है साहब। जब आपको ये बता दे कि साइन नकली है साहब, आपको सारी दुनिया नकली दिखाई देगी। आपको बता देगा चिट्ठी नकली है, पिताजी तो गलती कर ही नहीं सकते, पिताजी तो ऐसे ऐसे, पिताजी बदलाव तो कर सकते हैं, गलती नहीं कर सकते। आई एग्री। पूज्य हजूर पिताजी ने वचन भी कहेंगे, बेटा वक्त वक्त पर वचन बदल जाते हैं। क्या ये कहें कि वचन पिछले वाले झूठे थे, ये वाले के तो ये वाले नकली है, या वो वाले असली नकली, ऐसे भ्रम में मत आओ साथ समझिए।
बदलाव जिसने बनाया है वो बदलाव भी जानता है। अगर पिताजी ने आयुष कालरा जी कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि पिताजी चमत्कार करके आए? क्या क्यों भाई, वो जादूगर है क्या? चमत्कार वो आपके और मेरे जीवन में करते हैं। एक सांस जा रहा है साहब, दूसरा आ रहा है, तो चमत्कार है उसका, रहमो कर्म है कि उसके रहमो कर्म की वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। मेरा मानना है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं जी ऑक्सीजन पूरा मिल रहा है इसलिए सांस चल रहा है। लेकिन मेरे जो सांस चल रहे हैं मेरे पूज्य हजूर पिताजी की दया में रहमत से चल रहे हैं। मेरा मानना यह है, अगर मैं चलते चलते बाइसिकल से गिर जाऊं या बाइक पर से गिर जाऊं या कार को किसी पेड़ में टक्कर दे मारूं और मुझे चोट ना लगे, तो मैं ये नहीं कहूँगा देखा मैंने क्या स्टाइल से टक्कर मारी थी साइड में से, अगर सामने से मारता तो ज़्यादा लगती, साइड में से मारी इसलिए बच गया मैं। नहीं, मेरा सोचना है कि पेड़ की टक्कर तो लगी लेकिन उसकी दया में रहमत से बच गया मैं। यह है उसका रहमो कर्म साहब, यह है उसका चमत्कार। और जिन्होंने मौत को बहुत नज़दीक से देखा और वो बच गए, जिन्होंने उसके रहमो कर्म को पल पल पाया है, वो तमाम लोग जानते हैं। तो जब हमें पता है कि संत बाहरी तौर पे चमत्कार नहीं करेंगे तो एक मत क्या करें भाई, एक एक करके पूछ लो। एक मात्र रास्ता कानून है। तो आपसे किसने कहा कानून कार्रवाई नहीं चल रही है? मुझे एक बात बताएं, क्या नाम था भाई जी का? आयुष कालरा जी। देखिए क्या था सवाल यार? हाँ, कि एकमात्र रास्ता कानून है। कालरा साहब एक बात समझिएगा कि पूज्य हजूर पिताजी 25 अगस्त 2017 को दोषी करार दिए गए। 28 अगस्त 2017 को सज़ा भी सुना दी गई साहब 10-10 साल की। और उस सज़ा को सुनाने के बाद एक क्लॉज छोड़ा गया है कि 1 महीने के अंदर अगर आपको लगता है कि आप दोषी हैं, कानून की नज़र में नहीं, अब अपनी नज़र में, कि अगर आपको लगता है कि आप दोषी हैं और आपने दोष किया है तो आपको सज़ा दे चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ धक्का हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आप दोषी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? इससे बड़ी अदालत में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं साहब? लोअर कोर्ट ने सज़ा सुनी, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में चले गए साहब, 1 महीने के बाद अपील हुई, अपील में गए, केस पेंडिंग है। दूसरा, 11 जनवरी 2019 को फिर एक सज़ा हो जाती है पिताजी को छत्रपति हत्याकांड में, आजीवन कारावास। उसमें टाइम मिला कि भाई आपके साथ लगता है आपको धक्का हुआ है तो आप आगे जाएं, अगर लगता है ठीक है तो आप आजीवन कारावास काटें। इस समय के अंदर अंदर आप अपील दायर करें। अपील दायर हुई साहब, कहाँ? हाई कोर्ट में। तो मुझे बताएं कि क्या वो अपील फेथ वर्सेस वर्डिक्ट ने की, या सच की राह ने की, या डेरा सच्चा सौदा द्वारा नियुक्त वकीलों के द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? भाई सच की राह देखो हम चलाते हैं, हमने तो नहीं की साहब कहीं भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। हाँ, एक बार फितूर था दिमाग में कि यार चलो जमानत लगाएंगे पिताजी की, तो हम लोग दौड़े साहब। लेकिन जब जाके कहानी को समझा तो लगा कि शायद गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, हमारी वजह से नुकसान हो सकता है। चीज़ों को समझा तो हम रुक गए। उस दिन के बाद कुछ नहीं किया हमने, कानूनी तौर पर कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें पता है ना मुछल कूद करके चीज़ों को बिगाड़ेंगे। जैसे अब बिगड़ रही हैं चीज़ें, कैसे बिगड़ रही हैं उसको भी आप समझ लीजिएगा। एफिडेविट दे दिया आपने साहब, ऐसी PIL कई सारी लगी हुई हैं। आप एक काम कीजिएगा, आज कभी भी अगर हमारे संदीप भाई लिख रहे हैं कि बजन भाई मुझे लगता है कि आप ठीक हो अपनी जगह, अपने तरीके से हम लोग सबको सुनते हैं, एक दूसरे की गलतियाँ उजागर करते रहेंगे। चलिए साहब, धन्यवाद। जिसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, कर रहे हैं साहब, आयुष कालरा जी कर रहे हैं। देखिए आपको यही तो समझाया जा रहा है। आपको आपने लिखा, आयुष जी ने लिखा है कि हरीश साल्वे जैसे लॉयर्स क्यों नहीं हायर कर रहा डेरा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे बहुत अच्छे से याद है 2018 की बात है ये। साल्वे से मुलाकात हुई वकीलों की, हमारे एक गुरदास हैं, शायद गुरदास तलवारा नाम है उनका, वो सारा कुछ देखते हैं शायद मुकदमेबाजी में। मुझे जहाँ तक बताया गया, मुझे मनीष भाई के द्वारा बताया गया था, मनीष सद्ब्रह्मचारी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, पूज्य हजूर पिताजी के चरणों में है। वो नोएडा प्रेस में जिम्मेदार थे भाई मोना जी के साथ। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया था कि भाई हरीश साल्वे से मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपका केस
बहुत हाई प्रोफाइल है। अभी जहाँ भी जमानतें लगाओगे ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे ख़राब की गई है लोगों की। एक छोटे से बच्चे को पूछो कि राम रहीम कौन है, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जवाब मिल जाएगा राम रहीम कौन है। आप समझिएगा बात को, यानी कि पिताजी के चरित्र को खराब किया गया। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो भी अधिकारी होते हैं साहब, मुझे नहीं पता सिविल में कौन कौन क्या क्या होता है, लेकिन जो भी ऊपर तक की लेयर में जो भी जज से लेकर के नीचे छोटे छोटे अधिकारी जितने भी हैं, सबके दिमाग में ये था कि ही इज़ एन ए वेरी बिगेस्ट क्रिमिनल ऑफ द वर्ल्ड। माहौल ऐसा बनाया गया है टीवी पर आपके सफाई अभियान नहीं दिखाए जा रहे थे, लेकिन आपके अनुयायियों की भीड़ में कुछ लफंगों के द्वारा जलाई गई बसें दिखाई जा रही थी, कुछ लफंगों के द्वारा जलाई गई कारें दिखाई जा रही थी। ये तमाम चीज़ें हो रही थी। तो उनका सुझाव ये था कि अभी आप जब तक ये चीज़ें ठीक ना हो जाएं, जब तक लोगों के दिमाग से इमेज ना हट जाए, तब तक आप अपील मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी सब खराब हो जाएगी। आपकी सारी मेहनतें खराब हो जाएगी, जहाँ लगाओगे में खारिज हो जाएगी। दूसरी बात पे आते हैं। अब खराब कैसे होगी? अभी मोड़ मंडी ब्लास्ट का हमसे कोई लेने देना नहीं है साहब, पूज्य जरूर पिताजी कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि डेरा मैनेजमेंट ने बच्चे जिंदे जलवा दिया वहाँ सेवादारों के। क्यों भैया, मट्टी का तेल लेके बैठे थे डेरा मैनेजमेंट वाले, बम फटा कहीं पर, आग लग गई साहब, मर गए लोग, वो किसने? डेरा मैनेजमेंट ने मार दिए। तो आयुष काला जले तो इस हिसाब से कब तक डालेंगे? आयुष भाई, जो मेरे पास जो जानकारी है, मेरी शोभा बहन से लगभग 1.5-2 साल पहले बात हुई थी शायद, वो ऊपर हमारे कृष्ण चौहान जी बैठे हुए देख रहे हैं। चौहान साहब को भी पता है कि मैंने पूछा था शोभा बहन को कि दीदी हम जमानत के लिए अपील कब कर रहे हैं? 2 केसों में हमें सज़ा हो चुकी है, हम क्यों नहीं बेल की पैरवी कर रहे हैं? तो शोभा बहन ने कहा था कि भाई हम लोग जब तक तीसरे मुकदमे में फैसला नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे इन द सेंस कि हम अपील में नहीं जाएंगे। पता लगा हमने अपील की, बेल हो गई, और बेल होने के 10 दिन बाद ही फैसला आ गया कि यू आर अगेन गिल्टी, फिर क्या करेंगे? फिर आना पड़ेगा वापस। कहानी सब में, तीनों केसों में सेम है। यौन शोषण होता है, बहन के साथ होता है, भाई की हत्या कर दी जाती है। ये स्टोरी है एक दूसरे से जुड़ी हुई। जब किसी एक मुकदमे में बेल मिलेगी तो ग्राउंड तीनों का वही रहेगा। अगर छत्रपति हत्याकांड में पिताजी को सजा दी जाती है तो इसलिए दी जाती है कि छत्रपति ने डेरे में हो रहे अपराधों के बारे में लोगों को बताया। डेरा सच्चा सौदा में हो रहे अपराधों के बारे में लोगों को बताया, इसलिए डेरा प्रमुख ने किसी से उनकी हत्या करवा दी। ये कहानी है सर। अब दूसरी कहानी क्या है रंजीत हत्याकांड की? रंजीत हत्याकांड की है कि एक लड़की वो थी जो उस रंजीत की बहन थी, उसकी हत्या करवा दी गई, उसने विरोध किया। तो ये तीनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी संगत, बिल्कुल चिंता ना करें, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। और तीसरे केस का फैसला आने में फिर चुनाव का इंतजार ना करा दे सरकार। देखो संदीप भाई, सरकार क्या करेगी, सरकार क्या नहीं करेगी, ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। कुछ शातिर लोग हमारा इस्तेमाल करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, शक्ल बदल बदल के आपके और हमारे बीच में। नहीं हो सकता है मैं भी उनका एजेंट रहा हूँ, या हो सकता है मैं उन्हीं का एजेंट हूँ, आपके बीच में बैठ कर के बातें कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, सच की राह को 4 साल होने को हैं लगभग। हमने कभी राजनीतिक बात नहीं की। हमने 2019 के चुनाव में, 2018-19 के चुनाव में हमने कहा था हरियाणा के वक्त में कि हरियाणा में बीजेपी को वोट मत देना, जिस मर्जी को देना, काले चोर को दे देना, लेकिन बीजेपी को मत देना। और बहुत सारे हलकों में शायद शासन ने माना भी और कई जगह नहीं भी माना। लेकिन हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि फलाने राज्य में जाकर के ये वाली गठबंधन होगा, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। ये ड्रामेबाजी हमें नहीं आती साहब। बहुत सीधा सटीक बात है कि अगर तुम्हें पता है बेईमानी हो तो रोक के दिखाओ साहब। पंजाब में जाओ, ब्लॉक्स में कहना कि भाई ये अगर अकाली दल वाले तुम्हारे बीच में वोट मत देना, आम आदमी पार्टी वाले हैं वोट मत देना, बीजेपी है वोट मत देना, बसपा है वोट मत देना, कांग्रेस है वोट मत देना। लेकिन ये मत कहो कि मौसम बदलने वाला है, संगत का इस्तेमाल होगा। संगत इतनी भी भोली नहीं है
जितना हमने समझ लिया। संगत को क्या भीड़ समझा हमने, कोई आया हुर्र हुर्र किया और उसके पीछे पीछे चलते हम सारे, इतनी भोली नहीं है साहब संगत। साथ संगत मालिक का रूप है और मालिक मालिक का झगड़ा है, निपटा लेंगे वो। लेकिन मेरा एक बहुत बार बार कहना है कि आखिर हम किस दिशा में दौड़ रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं, हम जाना कहाँ चाहते हैं, हम जा कहाँ रहे हैं और कहाँ पहुँचेंगे हम। आप सुनो सबकी साहब, मैं ये नहीं कहूँ कि आप मत सुनो किसी को, बस मैं जो कह रहा हूँ वही साहब। वेद वाक्य मीन्स कि जो मैंने कहा वो पत्थर की लकीर। वेद वाक्य मीन्स कि अगर वेदों में लिखा है कि भगवान सत्य है तो साहब सत्य है, वो वेद वाक्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि भाई वही सच है, वही वेद वाक्य, उसी को मान लेना, नहीं, बिल्कुल मत मानो जो मैं कह रहा हूँ। जो आपको ठीक लगे, जो आपकी अंतरात्मा आपको कहे, उसको मानो साहब। लेकिन बार बार कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहो जो पिताजी के वचनों को तोड़ मरोड़ कर आपको समझाने की कोशिश करें। बच्चे अपने बाप के लिए कब आवाज उठाएंगे? उठाओ साहब, कौन मना करता है, लेकिन किस प्लेटफॉर्म पर उठाओगे आवाज? आवाज़ उठाने का भाव यह है कि आप मैनेजमेंट से मिलें जा करके और कहो कि भाई मुकदमों में क्या चल रहा है बताओ, हमें जानने का अधिकार है। क्या कहोगे आप साहब कि मैनेजमेंट साहब हमें बताओ, पिताजी के मुकदमों में काई झाला, हमें बताओ क्या चल रहा है। या ये करोगे कि पूंछ कहाँ है, गर्दन कहाँ है, सींग कहाँ है, पता नहीं है, लेकिन हाँ साहब मुकदमा हम ही लड़ेंगे, चल क्या रहा है हमें नहीं पता है। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत, मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ उठाने का मतलब कि आप मैनेजमेंट पर दबाव बनाओ कि भाई हमें बताओ कि हमारे गुरु के मुकदमों में क्या चल रहा है, हमें जानने का अधिकार है। ये नहीं कि साहब 4 कागज़ लिए हाथ में हिलाते हुए और जा पहुँचे कोर्ट में, जो हम लड़ेंगे मुकदमा। आपके द्वारा कोई भी गलत चीज़ लगाई गई न्यायालय में पूज्य हजूर पिताजी के प्रति मुश्किलें बढ़ाएंगे साहब। शायद आपको नहीं समझ में आ रहा, समझोगे जब वक्त आएगा। पागल हूँ साहब, बोलता हूँ आपके बीच में, चला जाऊँगा पागलों की तरह, लेकिन आप सब बहुत समझदार हैं, सूझवान हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कागज़ों को बहुत ध्यान से देखा करें, पढ़ा करें, समझा करें। आपने एफिडेविट दिया, उसमें लिखा है साहब कि बलविंदर कह रहे हैं वकील भी सही है और मैनेजमेंट भी गलत। कौन? क्या पिताजी? मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप कुछ और कह रहे हैं साहब। मैं तभी कहता हूँ अक्सर कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये बात कि कौन गलत है कौन सही है? मुझ में क्यों ढूंढ रहे हैं कि विजेंद्र जो बताएगा वही सही होगा या विजेंद्र ने जो बताया वही गलत है? आप क्यों खोज रहे हैं कोई तीसरा आदमी आकर के जो ऑथराइज्ड है? क्या पूज्य हुजूर पिताजी ने किसी टीम को, जो सोशल मीडिया पर हाय हुल्लड़ मचाए हुए हैं मुझ जैसे लोग, क्या ऐसे किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया पिताजी ने कि भाई ये मुकदमा हमारा देखिए, वकालतनामे पे दस्तखत है? नहीं है साहब, नहीं है। वकालतनामे का मतलब एक, जब जो लोग मुकदमा लड़ चुके हैं, सेतिया साहब ने शायद लड़े हैं मुकदमे, वो बता रहे थे, मैंने पढ़ा था एक दिन कि हाँ हमें पता है। तो आप में से बहुत सारे लोग पंचकुला दंगों में भी शायद गए हों, जेल गए हैं साहब। तो वकील जब आप हायर करते हैं ना, तो उसका एक हरे रंग का कागज़ होता है साहब, इतना बड़ा लीगल पेज होता है, वो बड़ा, इस A4 से बड़ा पेज होता है, और उस पर एक टर्म कंडीशंस होती है कि जी मेरी तरफ से जो बात कहेगा मेरा वकील कहेगा, मेरी तरफ से पेश कभी होगा वकील होगा, मैं नहीं हूँ तो मेरी गैर मौजूदगी में कही गई सारी बातें, इसके द्वारा कही गई बातें मेरी बातें होंगी, जो ये एविडेंस लगाएगा वो मेरे द्वारा लगाए गए होंगे। वो टर्म कंडीशंस होती है, उस पर नीचे आपके सिग्नेचर होते हैं, हाँ जी ये मैंने नियुक्त कर दिया यार। तो क्या ऐसे किसी कागज़ पर, किसी सोशल मीडिया पर चलने वाले लोगों के समूह को पिताजी ने ऑथराइज किया है? नहीं किया। तो फिर पूछ किससे रहे हैं आप? जो आपको पूछना चाहिए, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं मालिक के प्यारों कि गुरु मंत्र देने का अधिकार पिताजी को, आप पूछो पिताजी के साथ में चलने वालों से, यार नाम दे दो यार, बता दो कौन कौन से मंत्र हैं, हम भी शायद तुम्हारे पीछे पीछे पार हो जाएं। अरे गुरु मंत्र तो सदगुरु ही देगा भाई। इसी प्रकार जो मुकदमों की जानकारी है वो लोग दे सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से, जो उस मुकदमे को फाइट कर रहे हैं। कौन से मुकदमे को फाइट कर रहे हैं? साध्वी यौन शोषण के मुकदमे को, छत्रपति हत्याकांड के मुकदमे को, रंजीत हत्याकांड के मुकदमे को, नपुंसक 400 साधुओं के नपुंसक का जो मामला है उसको।
लेकिन आप पूछ गलत आदमी से रहे साहब, मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो वो बताता हूँ जो मेरे पास जानकारी है, सही है गलत है। अब वो आपके कितने काम की है, किसी काम की नहीं है। आपको कहा गया कि 150 पन्ने की फर्जी रिपोर्ट बनाई गई है पिताजी को मारने की साजिश, आपके किस काम की रिपोर्ट है वो साहब? आप कर क्या सकते हैं इसमें? कर सकते हैं कुछ साहब? नहीं कर सकते कुछ। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको लगता है मुझ जैसे किसी भी व्यक्ति के बहकावे में कतई मत आओ। मैंने कहा कि नाम चर्चा हो रही है साहब, पहुंचो सिरसा। आप फ़ोन करके पूछो ना साहब कि नाम चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है। पता लगा मैं तुम पे लठ बजवा दूँ, पता लगा कि वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ साहब, जा रहे हो लठ बज रहा है आप पे। कौन कन्फर्मेशन देगा इसकी? आप स्वयं पता कर सकते हैं। एडम के नंबर हैं आप लोगों के पास, अगर नहीं है तो मैं आपको दे देता हूँ। आप पूछें वहाँ कि भाई मैं दिल्ली से आना चाहता हूँ, मैं पंजाब से आना चाहता हूँ, मैं हरियाणा से आना चाहता हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मुझे जो भी इस वक्त डेरे की गतिविधियों को देख रहा है मैं उससे मिलना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि मुकदमों में क्या चल रहा है। सिंपल। एडम ब्लॉक में सिर्फ सिलाई सेंटर खुलवाने के लिए नहीं जाना है आपने। एडम ब्लॉक में किसी मकान को बनाया आपने किसी गरीब के, उसकी चाबी देने के लिए नहीं जाना है। ये भी पूछ सकते हो साहब जाकर के कि भैया मसला बता दो क्या चल रहा है पिताजी के केसों में। फाइट नहीं कर रहे वकील 4 साल से, 4 साल से नहीं साहब, 15 साल हो गए, 4 या 19 साल हो गए मुकदमा लड़ते हुए। और आयुष कालरा जी कह रहे हैं विपासना एंड शोभा दीदी कहाँ है? मेरी जानकारी में नहीं है भाई। ये मुझसे क्यों पूछ रहे? डेरे में जाओ, मैनेजमेंट है यार, रिसेप्शन है, कालरा साहब वहाँ जाओ। मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको, रुकिएगा। और आप इसे हो सकता है अभी पूछ लें कि मुझे शोभा दीदी से मिलना है, मुझे विपासना दीदी से मिलना है, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मुझे मिलना है, बताइए कब मुलाकात हो पाएगी, कब वो लोग डेरे में मिलेंगे मुझे। एक टेलीफोन नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, शायद मुझे मिल जाएगा, देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट अस कहाँ गया भैया? जो अपनी डेरा सच्चा सौदा की वेबसाइट है साथ संगत जी, उस पर आप जा सकते हैं और उस पेज पर जाकर के लास्ट में नीचे कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन है, वहाँ पर आप अब ये नंबर आप लिख भी लें और मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। ये नंबर है डेरा सच्चा सौदा। क्विक कॉन्टैक्ट्स में आपको मेल आईडी भी मिलेगी, और मेल आईडी शायद नहीं है, साइट है www.derasachasauda.org और ये टेलीफोन नंबर है 91 की जगह 0 लगा सकते हैं, या 91 ही लगा लें, 9116623851। और एक नंबर है, ये 2 नंबर हैं साहब, 238250 238251। ये डेरा सच्चा सौदा के नंबर हैं दोनों। आप इन नंबरों पर आप ये देखें, वेबसाइट भी ये रही है ऊपर, यही खोली है मैंने, derasachasauda.org। तो आप जो आप ये सवाल जो पूछते हैं ना कि भाई डेरे में विपासना बहन है नहीं, आप अपॉइंटमेंट लो ना साहब कि मुझे, मैं सत्संग पे आऊँगा लास्ट वाले में और मुझे दीदी से मिलना है, 2 वक्त बात करनी है, मुझे उनका हालचाल जानना है। सत्संग वाले दिन मिलेंगे या आगे पीछे मिल जाएंगे, जब आपका समय लगे चले जाओ साहब। मैं अगर आपको कहूँ कि दीदी डेरे में, फिर दूसरा एक मुझ जैसा एक बंदा आया, उसने कहा नहीं वो तो भगा दी गई है साहब, आप कन्फ्यूज़ है ना, आप अभी आपको भी नहीं पता कहाँ है, कन्फ्यूज़ हैं आप। एक बार खुद जाएं, पता करें, बिल्कुल 01666 238251 बिल्कुल, और 51 की जगह 50 कर लीजिए। ये 2 नंबर हैं, दोनों नंबर पर आप किसी भी नंबर पर बात करके अपॉइंटमेंट लें, बात करें, जानकारी जुटाएं, लेकिन मुझ जैसे किसी भी वेले आदमी की बात पर ध्यान ना दें। बिल्कुल निठल्ला हूँ साहब, कोई काम धंधा नहीं है, बिल्कुल एकदम बेकार आदमी, मेरी किसी बात पर ध्यान ना दें। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि बहकावे मत आओ सत्संग जी, बहकने का दौर नहीं है ये बहकने का दौर नहीं है, संभलने का दौर है। अगर आप अब नहीं संभले तो कभी नहीं संभलोगे, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा की विचारधारा को ख़त्म किया जा रहा है। पिताजी कहते हैं कि डेरे के आसपास वैश्यावृत्ति, नशाखोरी, हरामखोरी हो रही है, सुधर जाओ। यहाँ पर परम पिताजी के चरण टिके, बेपरवाह जी के चरण टिके, बहुत बुरा हाल होगा, बुरा हश्र होगा आने वाले वक्त। वचन ये किए पिताजी ने, समझा क्या दिया आप लोगों को कि डेरे में हरामखोरी होती है, डेरे में वैश्यावृत्ति होती है। क्यों भैया, किससे होती है वैश्यावृत्ति? मेरी माँ जाती है वहाँ, मेरी बहनें जाती हैं, मेरी बेटियाँ जाती हैं, किसके साथ वैश्यावृत्ति होती है? आप कह रहे नहीं जी मज़ेदार बात है, मज़ा आ गया भाई, सच तो आज ही पता लगा है, टट्टू सच पता लगा है। एक आदमी गलत कह रहा है, पिताजी ने वचन किए, क्या कहा कि डेरे के आसपास, डेरे में नहीं कहा पिताजी ने,
डेरे के आसपास वैश्यावृत्ति, नशाखोरी, हरामखोरी का धंधा बहुत चल रहा है। ऐसे लोग सुधर जाएं। हो सकता है उस दिन कुछ गांव पड़ोस बगल के लोग आ गए हैं सत्संग में सुनने के लिए। पिताजी तो अंतर्यामी साहब कौन किस मंशा से आया दरबार में, पिताजी ने समझाने के लिए कहा होगा कि भाई हरामखोरी ना करो, तुम आसपास रहते हो डेरे के। लेकिन हमारे जो आज सिपा सालार हैं साहब वो कह रहे हैं कि नहीं, पिताजी ने कहा डेरे में होती है वैश्यावृत्ति। किसके साथ होती है? चले मान ली होती है वैश्यावृत्ति, तो किसके साथ होती है? मेरी माँ जाती है साहब सत्संग में, मेरी बेटी जाती है, मेरी बहन जाती है। किसके साथ वैश्यावृत्ति होती है? वो जा रही तो उन्हीं के साथ हो रही ना। मेरी जा रही है साहब, आपकी भी जा रही होंगी। हम सबकी माता बहनों पर आरोप है साहब, ये कुछ नालायक लोगों की तरफ से। और आप कह रहे हैं नहीं जी सच तो आज ही पता लगा है, पहले तो सब झूठ ही झूठ चल रहा था, आज पता लगा कहाँ कुछ गलत काम होता है। डेरा सच्चा सौदा की विचारधारा को खत्म करने की साजिश है। डेरा सच्चा सौदा की मर्यादाओं को खत्म करने की साजिश है। क्योंकि एक हफ्ते के लिए मेरी माँ जाती है सेवा पे साहब, अब अगली बार तो सोचना पड़ेगा यार कुछ तो गड़बड़ है डेरे में, अब सेवा पे भेजूंगा तो कोई गड़बड़ ना हो जाए। कल भी डेरे जाते थे, आज भी जाते हैं। डेरा सच्चा सौदा की विचारधारा को खत्म करने की साजिश है। निवेदन है आपसे साथ जी, सावधान रहो, सावधान रहो। तो चलिए, आपका बहुत कीमती समय लिया है साहब। चल चलते 2 लाइनें सुनाऊंगा आपको। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। आ लौट के आजा पापा मीत, ये ना बड़ा एकदम बड़ा तकलीफ दे है कि भाई पिताजी दूर हैं तो आज सब कुछ चल रहा है, और बस जिस दिन तुम लौट आओगे ना पिताजी, उस दिन सब चीज़ें थम जाएगी। हनीप्रीत को MDH कहने वाले, जब हनीप्रीत बहन को वो मिला ना, क्या बोलते हैं उसको, कार्ड मिला, तो उस कार्ड पर MDH छोड़ करके, साजिश से छोड़ करके साहब इस पर आ गए कि कार्ड मिला क्यों। किसी बात पर नहीं टिकेंगे, हर बार चीज़ें बदल जाएंगी साहब। तो मेरा आप सबसे निवेदन है सासंग जी, किसी के बहकाव मत आओ। तो एक बहुत खूबसूरत सा गीत नुमा भजन बना दिया है साहब, इसको आप आनंद लीजिएगा। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। जालिम दुनिया सता रही है, अब तो तू मुखड़ा दिखा जा। हमसे हुई क्या खता ये बता, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये उम्र ना जाए बीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और एक निवेदन और है सत्संग जी आपसे, मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन टोटली सोशल है, और लोगों से मिलना मिलाना, लोगों के काम करना, लोगों के काम आना, अब तो जीवन का लक्ष्य यही है, ध्येय भी यही है। छोटा सा राजनीतिज्ञ भी हूँ, और आप सब में जो सबसे छोटा सेवादार है दरबार का, वो भी हूँ साहब, वो पहले हूँ। राजनीतिज्ञ के बाद में पहले सेवादार हूँ। जैसे मैंने कल आपसे कहा कि भाई मैं कल 3 बजे लाइव आ जाऊँगा, अचानक से 2 बजे के आसपास एक घरेलू हिंसा का मुकदमा एक सामने आया। विधायक जी ने कहा कि प्रेमी जी इसको देख लेना, तो DCPCR के मेंबर्स के साथ मिलकर के मैं रहा मसले में। तो उस मसले में ये हुआ कि मुझे 4 साढ़े 4 बज गए साहब, तो 3 बजे तो मैं आ नहीं पाऊँगा अब। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि रोज़ मेरा आने का समय लगभग ये 3 बजे ही रहेगा। जिस दिन नहीं आ पाऊँगा उस दिन ये समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं मैं व्यस्त रहूँगा, या मैं 3 बजे डाल दूँगा कि भाई अभी नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं। लेकिन कोशिश ये रहेगी डेली की लगभग 3 बजे मैं आप लोगों के बीच में आप सबकी सेवा में हाजिर रहूँगा। और जो अब तक भ्रांतियाँ फैली है संगत में,
एक एक की खबर ली जाएगी साहब, वक्त के साथ साथ आपको खबर दी जाएगी और जानकारियाँ आपके साथ साझा की जाएगी। तो इस आज के इस प्रोग्राम के दौरान अगर कुछ गलत कहा गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, छोटा भाई बेटा बच्चा समझ के माफ़ कीजिएगा, लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहना सीख लीजिए। अगर विजेंद्र गलत है तो आप गलत को गलत कह करके साहब मुंह फेर के घूम जाइए और चले जाइए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि बिल्कुल ध्यान ना दिए कीजिए किसी बात पर भी। और प्रिया देवी लिख रहे हैं कि ये सब ढोंगी लोगों की चाल है, हम भी तो जाते हैं भाई, इनके इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में भी उद्धार नहीं होगा। क्या बात है। तो मालिक के पैरों, अगर मेरी कही गई किसी बात से भी अगर आपके मन के किसी भी छोटे हिस्से में तकलीफ हुई है तो साहब मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। लेकिन क्या करूँ साहब, सच तो कड़वाई है। अगर पिताजी ने कहा भी है कि जे सच्चा का तो भामण बसता पर की करा सत्संग रिश्ता सच्ची आखा जाता है। अगर सच बोलने से तकलीफ होती है साहब, सच सुनने से तकलीफ होती है, तो सच के राह कार्यक्रम में साहब कल भी सच था आज भी सच है। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि झूठ की राह रख लो, कुछ कह रहे हैं कि कुछ और रख लो, जो आपको ठीक लगता है वो रख लो साहब। लेकिन बेपरवाह जी ने भी सिखाया कि सच की राह बड़ी औखी है साहब, इस पर चलना मामूली बात नहीं है। तो ये भी मामूली बात नहीं कि हम अगर आपके बीच में बैठ के बोल पा रहे हैं, ये सब बेपरवाह जी की रहमत है, उसके रहमो करम से सब हो पा रहा है। तो मुझसे गुस्सा हो गया जी, मेरी सरकार आपसे गुस्सा करेंगे। सेठिया साहब आप तो बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई हमेशा पिता तुल्य होते हैं, तो पिता जैसे होते हैं साहब। तो आपसे नाराज़गी होकर क्या करूँगा। और देखिए आप और हम सब एक रास्ते पर हैं। आपको लग रहा है कि कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं। मुझे कल लग रहा था कि हाँ ये वाले लोग सही, इनके साथ था मैं, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं है सही तो साहब छोड़ दिया। लव यू टू सेठिया साहब। मुझे लगा जिस दिन के भाई कुछ लोग मानसिकता गलत है तो छोड़ दिया मैंने, तो इस पर हंगामा क्यों। तो चलिए मिलते हैं अब दोबारा से। हम सभी प्रेमियों गुस्सा क्या नहीं, कोई गुस्सा नहीं संदीप भाई, कोई गुस्सा नहीं है। ये तो देखो वैचारिक मंच है, हम एक दूसरे के विचार से सहमत हों ज़रूरी नहीं है। हम तो पिताजी के विचारों से भी सहमत नहीं हो पाए। अगर हो गए होते पिताजी के विचारों से सहमत तो आज पिताजी को जाना नहीं पड़ता। पिताजी ने कहा हरामखोरी मत करो, हम हरामखोरी में लगे हुए हैं साहब। उसने कहा अंडा मांस शराब मत खाओ साहब, हम उसमें लगे हुए हैं। उसने कहा शराब नहीं पीनी, हमने कहा नहीं जी स्वाद तो इसी में आता है। हमने उसके वचन नहीं माने तो दुख तकलीफ है ना साहब। तो हम उनके भी विचारों से सहमत नहीं हो पाए, तो फिर तो हम दुनियावी कीड़े मकोड़े हैं साहब। मैं कैसे उम्मीद करूं कोई मेरी कही गई बातों से आप सहमत हों। कभी कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। आपने कहा मुझे लगा कि शायद मुझ में कमियाँ हैं, सुधार करूँगा उनमें, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला, गलतियाँ होती रहेंगी, उसके लिए माफ़ी मांगता रहूँगा आप सबसे। और जिस दिन बेपरवाह जाएंगे अगर मैं गलत हूँ तो साहब लकीरें नाक से खींच करके लेट करके माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन अगर मैं सही हुआ तो मुझे फ़ख्र होगा कि पिताजी की सिखाई गई सीख पर चलते हुए एक जो गुरसिख का एक फ़र्ज़ है वो निभाने की कोशिश की। तो मिलते हैं सत्संग जी कल 3 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आस।